हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग। ठीक है, ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग को हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है और इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो अर्थ एंड द यूनिवर्स के को लेकर था। उसमें हमने काफ़ी सारी बातें समझी, अर्थ के बारे में समझा, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा, और अर्थ के मूवमेंट्स को लेकर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत डिटेल में समझी, और लोकेशंस को लेकर भी हम लोगों ने बात की है कल के लेक्चर में, जैसे कि लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड का क्या काम होता है, डिस्टेंस नापने के काम आता है। लॉन्जिट्यूड से हम लोग किसी भी जगह का लोकल टाइम वगैरह जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट क्या है वो हमने समझा कि किस तरीके से अगर हम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, तो कैसे हमारा जो दिन है, जो एक डे है, वो गेन होता है या वो लॉस होता है। उसको भी हम सब चीज़ें अभी तक पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम जो है अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द अर्थ्स क्रस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी रहने वाला है। इसमें हम लोग अर्थ के क्रस्ट की, यानी कि अर्थ की जो लेयर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि कितने टाइप्स के रॉक्स हैं, क्या क्या उनकी क्लासिफिकेशन, जैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं, कितने टाइप के प्लेट्यूज हैं, कितने टाइप के प्लेन्स हैं। वो सारे की सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप सभी लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, ये थोड़ा सा उन लोगों की जिम्मेदारी है, या मैं कहूँगा कि एक प्लीज़ आप लोग इनिशिएटिव लीजिए कि चीज़ों को, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो इसका फ़ायदा जो है वो सभी लोगों को मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, काम का लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ कि इस सीरीज़ का, जो इस पूरी की पूरी बुक का कोर्स चल रहा है, दैट इज़ द फुल कोर्स, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस वगैरह जो है वो भी बहुत जल्द मिलने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। जितना जल्दी आप लोग एनरोल करेंगे उतने कम रेट पे, उतने कम प्राइस पे आप लोगों को वो कोर्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इसमें कंटेंट ऐड होते जाएगा तो जो इसका प्राइस वगैरह है वो बढ़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 2 है द अर्थ्स क्रस्ट पे को लेकर, और शुरुआत हमने करनी है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी ऑफ द एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स मतलब वही जो कि आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह हैं, इनके बारे में अगर हमें इनकी ज्योग्राफी जो है, इनके भूगोल को अगर समझना है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्थ की जो क्रस्ट है, यानी कि जो सबसे टॉप लेयर होती है अर्थ की, उसके अंदर क्या लाई करता है। ठीक है, व्हाट लाइज विद इन द अर्थ्स क्रस्ट। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये बात कही गई है कि एग्जैक्टली तो मतलब हम लोग अगर कहें कि बिल्कुल एक्यूरेटली हम लोग नहीं पता कर सकते कि 4500 मिलियन वर्ष पूर्व जब हमारी अर्थ बनी थी, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ नहीं थी, हम उसको एग्जैक्टली तो पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास इस तरीके के इनडायरेक्टेड एविडेंसेस हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह है, जो उसके अंदर से जो लावा वगैरह निकलता है वो है, जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, और जो डीप माइन ऑपरेशंस है वो है, जो क्रस्टल बोरिंग्स होती हैं, जो क्रस्ट को हम लोग बोर करते हैं, उससे हम कुछ फैक्ट्स जो है वो निकाल सकते हैं, जो हमें ये बताएंगे कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है वो फिगर में दिखाई भी गई है कि अर्थ का क्रस्ट, लिथोस्फेयर, यहाँ पर ओशियंस बताए जा रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर। ठीक है, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जैसे सर्किल, मतलब सर्किल, एक सर्किल, दो सर्किल, तीन सर्किल। ठीक है, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, कंसेंट्रिक इज अ वर्ड जिसका मतलब है सेम सेंटर। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द लिथोस्फेयर, जो सबसे बाहर की लेयर है, जो आउटर लेयर है अर्थ क्रस्ट की, उसको बुलाता है लिथोस्फेयर।
विच कंप्राइजेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ये दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स या दो अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, जिसका अपर पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स। वहां पर जो रॉक्स हैं वो कैसे हैं, ग्रेनाइट के फॉर्म में, ग्रेनाइटिक रॉक्स, और वो क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इसका जो मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स है वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना है, तो इसको सियाल भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज सियाल, दैट इज SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.7 है। ठीक है, डेंसिटी आप देख सकते हैं कि 2.7 है, ध्यान रखिएगा इसको, अभी आगे हम इसका कंपैरिजन करेंगे। जो लोअर पार्ट है दैट इज द कंटिन्यूअस जोन ऑफ डेंसर, पहली बात तो है ध्यान रखिए डेंसर 2.7 से ज्यादा डेंसिटी होगी, और ये जो आपका अपर पार्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक्स है, जो लोअर पार्ट है वो बसाल्टिक रॉक्स है। ठीक है, और ये बसाल्टिक रॉक्स क्या बनाता है, ओशियन फ्लोर। जो ग्रेनाइटिक रॉक्स है वो कॉन्टिनेंट बना रहा है, बसाल्टिक रॉक्स क्या बना रहा है, ओशियन फ्लोर्स। और ये क्या कंसिस्ट करता है, ये कंप्राइज करता है मेनली और सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको जो है इस लेयर को बोला जाता है सीमा, दैट इज SIMA, दैट इज S फॉर सिलिका, I फॉर आयरन एंड MA फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो लिखा गया था कि डेंसर है, तो इसकी डेंसिटी 2.7 तो आपकी जो ग्रेनाइटिक रॉक्स है उसकी है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्टिनेंट्स बन रहा है, और 3 जो है वो आपकी इसकी है जो बसाल्टिक रॉक्स यानी कि जिससे आपके ओशियन फ्लोर्स बन रहे हैं। ठीक है, द सियाल एंड द सीमा टुगेदर फॉर्म द अर्थ्स क्रस्ट, ये दोनों मिलकर अर्थ की क्रस्ट बनाते हैं, जिनकी थिकनेस वेरी करती है फ्रॉम ओनली 3 to 4 माइल्स बीनीथ द ओशियंस टू एज मच एज 30 माइल्स अंडर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉन्टिनेंट्स में इसकी हाइट ज्यादा होने का बड़ा एक ऑब्वियस सा रीजन है। ठीक है, जिसको आप खुद भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपका कॉन्टिनेंट्स है उसके ऊपर क्या है, बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि इसकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, इसकी हाइट काफी ज्यादा है, या थिकनेस आप कह सकते हैं काफी ज्यादा है अंडर द कॉन्टिनेंट्स, लेकिन अंडर द ओशियंस इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम है, 3 से 4 माइल्स तक। ठीक है ना, आगे देखिए सियाल जो है दैट इज जो ग्रेनाइटिक रॉक्स वाला पार्ट है सियाल, उसकी डेंसिटी कम है, हमने बताया लाइटर है, उसकी डेंसिटी सिर्फ 2.7 है, और जो सीमा है यानी कि जो बसाल्टिक रॉक्स वाला पार्ट है उसकी डेंसिटी कितनी है, 3। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी कम है वो हमें पता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी कि वो तैरता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है दे कैन बी सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन अ सी ऑफ डेंसर सीमा, क्योंकि जो सीमा है वो क्या है, डेंसर है, जो सियाल है वो क्या है, लाइटर है। ठीक है, यही चीज जो है वो अगले आपको यहां पर फिगर में दिखाई गई है। यहां पर देखिए ये चीज दिखाई गई है कि जो सीमा की डेंसिटी है वो 3 है, जो सियाल की डेंसिटी है वो 2.7 है, तो किस तरीके से ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, दिस इज फ्लोटिंग ओवर इट। ठीक, आपको एक वर्ड यहां पर दिख रहा होगा, आपकी अगर नजर जा रही है तो मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ड होता है मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मैं अभी आप उसको पूरा का पूरा मैं आपको अभी सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ 2-3 डिसकंटिन्यूटी और होती है, लेमन डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग, रैपिटी, वो मैं अभी आपको एक फिगर के हेल्प से समझाता हूं। ठीक है, फिलहाल इसको हम यहां पर पढ़ लेते हैं। पहले क्या लिखा गया है, तो हम क्रस्ट को समझ गए। क्रस्ट के नीचे क्या है, दैट इज दी मेंटल, और मेंटल को मीजोस्फेयर भी बोला जाता है। अगर आप लोगों ने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, एनवायरमेंट नहीं एटमॉस्फेयर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पर भी एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर। ठीक है, आप उसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये दूसरा है। ठीक है, ये आपकी मेंटल जो है उसको बोला जाता है मीजोस्फेयर, और मेंटल भी आपको पता है कि 2 पार्ट का होता है, दैट इज अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है ना, इसको मैं भी आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको यहां पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अबाउट 1800 माइल्स थिक, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, जो थिकनेस है वो 1800 माइल्स के आसपास है, और इसमें बहुत ज्यादा डेंस रॉक होता है विच इज रिच इन ऑलिवीन। जो इंटीरियर लेयर है वो कोर है, यानी कि जो सबसे अंदर की लेयर है वो कोर है, यानी कि उसको बेरिस्फीयर भी बोला जाता है। 2160 miles in radius and is made up mainly of iron, that is Fe, आयरन का जो फॉर्मूला होता है that is Fe, and some nickel, that is NiCl। ठीक है, निकल यानी कि यहां से इसका जो कंपोजिशन है, यानी कि इसका जो कॉमन नेम है वो नाइफ भी बोला जाता है, NiFe, क्योंकि Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। ठीक है, इसके बाद देखिए The temperature here is estimated to be as high as 3500 degree Fahrenheit। किसकी बात हो रही है, कोर की। ठीक, एंड द कोर इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, और कोर के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर है। तो अंडर सच कंडीशंस द कोर इज एक्सपेक्टेड टू बी इन लिक्विड स्टेट। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कोर होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन फिर से वही बात है कि अब कोई वहां तक पहुंच तो सकता नहीं है। तो हमें कैसे पता लगा है कि जो इनर मोस्ट पार्ट कोर है इज प्रोबेबली अ क्रिस्टलाइन और सॉलिड मास।
वो लिक्विड नहीं है। हमें कैसे पता लगा है? अर्थक्वेक वेव्स से। ठीक है, ये अगर आप लोगों ने जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की, अगर वहां पर आप लोगों ने अर्थक्वेक का चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर हमने ये चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं वो किस तरीके से, उनका किस रीजन में शैडो जोन होता है, और उसी शैडो जोन से हमें ये पता लगा है कि जो हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, यानी कि जो कोर का इनर मोस्ट पार्ट है, वो सॉलिड नहीं है, सॉरी वो लिक्विड नहीं है, आइदर वो क्रिस्टलाइन है या फिर वो सॉलिड है। और वो अर्थक्वेक की वेव से ही पता लगा है, क्योंकि वहां तक सेंटर ऑफ द अर्थ तक कोई पहुंच नहीं सकता। ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहां पर ये लिखा गया है कि ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, जैसे कि आपके वॉल्केनिक इरप्शन से जो आपका मैग्मा लावा निकलता है वो है, आपकी जो अर्थक्वेक वेव्स हैं, जो आपके डीप माइन ऑपरेशंस होते हैं, इन सब चीजों से हमें ये पता लगता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट जो है, द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इमर्स्ड बाय ओशियंस एंड सीज। कुछ पार्ट ऐसा है जो ओशियंस और सीज में डूबा हुआ है, इमर्स्ड है, उसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, हाइड्रो वर्ड से ही आप इसको याद रख सकते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ वाटर। ठीक, और एक्सटेंडिंग स्काईवर्ड्स फॉर ओवर 15 माइल्स द अर्थ इज एनवेलप्ड बाय अ मास ऑफ गैसेस व्हिच मेक अप द एटमॉस्फेयर। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर ऑफ एयर है पूरी की पूरी इस तरीके से जो अर्थ को क्या कर रही है, एनवेलप कर रही है। ठीक है, पूरा का पूरा इसको ढका हुआ है, तो दिस इज ओनली नोन एज योर एटमॉस्फेयर। और ध्यान रखिएगा कि एटमॉस्फेयर जो है एक वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि अगर अर्थ के ऊपर अगर ये चीज नहीं होती, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो इससे काफी सारा नुकसान था, और फिर यहां पर जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट इज दी ओनली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओनली रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि और जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वहां पर भी कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन हर प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, एटमॉस्फेयर भी एक उनमें से कंडीशन है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूं कि एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस, या आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जिसकी वजह से लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको पहले ये डिसकंटिन्यूटी वाला और जो ये लेयर्स ऑफ अर्थ है इसको एक फिगर की हेल्प से दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए, इसको आप यहां पर समझ सकते हैं। ये सबसे ऊपर का जो पार्ट है दैट इज योर क्रस्ट। ठीक है, दैट इज सियाल। मैंने आपको बताया सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। इसके बाद जो इसके नीचे का पार्ट है दैट इज योर अपर मेंटल। ठीक है, और अपर मेंटल का जो बीच का थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन होता है उसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, ये एक पतली सी लेयर होती है, और इसमें आप कह सकते हैं कि जो लिथोस्फेयर है और जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है, ध्यान रखिएगा अपर मेंटल का अपर पार्ट, यानी कि ये पूरा का पूरा जो दोनों पार्ट है ये मिला के क्या कहलाते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, और जो हमारा क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है उसके बीच की जो एक लेयर है, या उसको बोल सकते हैं जो डिसकंटिन्यूटी है, उसी को बोला जाता है मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसके बाद आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल जो दोनों के दोनों है, ये सीमा है, दैट इज योर सिलिकन, आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, ये पूरा का पूरा कहलाता है मीजोस्फेयर, यही चीज वहां पर लिखी गई थी। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी लाई करती है दैट इज योर रैपिड डिसकंटिन्यूटी। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपसे ये पूछा जा सकता है, कुछ डिसकंटिन्यूटीज के नाम आपको दिए जा सकते हैं और आपको ये लेयर्स दी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि कौन सा किसके बीच में लाई करता है, मैच द फॉलोइंग टाइप जो क्वेश्चन होता है वहां पर। ठीक है, तो बहुत इसको अच्छे से सिंसियर होकर आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहां पर है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। इसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पर है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग है। और इनर कोर और आउटर कोर जो है उसको मिला के बोला जाता है बेरिस्फेयर। ठीक है ना, बेरिस्फेयर है। और ये नाइफ है, दैट इज NiFe, यानी कि निकल और आयरन। ठीक, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज योर लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दैट इज योर लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो आप ये चारों डिसकंटिन्यूटी याद रखिएगा, मोहोरोविसिक, रैपिड, गुटेनबर्ग और लेहमन। ठीक, कौन सी कहां पर है ये भी मैंने आपको यहां पर फिगर की हेल्प से समझा दिया है। बिल्कुल इस फिगर को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा माइंड में, और चीजों को गलत मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो आने वाले समय में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए वापस से बुक में चलेंगे और अब हम रॉक्स के बारे में वहां पर पढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में, यानी कि पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, The Earth's crust is made up of various types of rocks. ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके के रॉक से बना हुआ है।
डिफरिंग फ्रॉम वन अनदर इन टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, परमिएबिलिटी, मोड ऑफ अकरेंस एंड डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डिन्यूडेशन। ठीक है, मतलब रॉक्स तो काफी सारे हैं और वो एक दूसरे से अलग भी हैं। किस तरीके से अलग है? उनका टेक्सचर अलग है, उनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है वो अलग है, उनका रंग अलग है, परमिएबिलिटी उनकी अलग है, जो उनका मोड ऑफ अकरेंस है वो अलग है, और वो कितना ज्यादा डिन्यूडेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिन्यूडेशन मतलब काइंड ऑफ डिग्रेडेशन, उसको कितना ज्यादा वो रेजिस्ट कर सकते हैं, उनका डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस कितना हाई है। ठीक है, इसके आधार पर रॉक्स को क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। ठीक, A knowledge of these rocks is of paramount importance to geologists who study the composition and physical history of the earth, but for geographer too needs a basic knowledge of the most common rocks and their relationship with the landforms। यानी कि लैंडफॉर्म्स और रॉक्स के रिलेशन को समझने के लिए रॉक्स के बारे में पढ़ना जानना जो है वो सिर्फ जियोलॉजिस्ट जो है उनके लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो जोग्राफर्स है उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, रॉक्स ऑल्सो फॉर्म दी बेसिस फॉर सॉइल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो रॉक है वही आगे जाके क्या होता है कि जो हमारा बेड रॉक होता है वही छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है और उसी से क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हम लोगों ने इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 6 जहां पर सॉइल्स की बात की थी, वहां पर हमने समझा था कि होराइजन्स ऑफ सॉइल जो होती है, लेयर्स ऑफ सॉइल किस तरीके से बनती है, और हमने ये चीज वहां पर बहुत अच्छे से समझी थी, जानी थी कि जो सॉइल बननी शुरू होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ को बनती है। ठीक है, कभी भी ये डाउट मत रखिएगा कि सॉइल ऊपर से नीचे की तरफ को बनती है। ठीक है, सॉइल जो हमेशा नीचे की तरफ से बनती है क्योंकि नीचे सबसे ज्यादा बेड रॉक होता है, उसके बाद वो धीमे धीमे टूटता है, फिर वहां से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं और तब जाके उसमें सैंड बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है ना, तो इसलिए रॉक्स जो है वो सॉइल का भी बेसिस है, क्योंकि बेड रॉक जिस तरीके का होगा उसी तरीके की सॉइल हमारी बनेगी। और सॉइल के अगर ये एक फॉर्म बेसिस है तो इट ऑल्सो डिटरमाइन टू सम एक्सटेंट द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड लैंड यूज, क्योंकि सॉइल से ही फिर आपका जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है और जो लैंड यूज है वो उसी पर निर्भर करेगा। सो वी मस्ट हैव अ फेयर एक्विंटेंस विद द रॉक्स अराउंड अस। तो इसलिए हमें जो हमारे आसपास के जिस भी प्रकार के पत्थर हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉक्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। रॉक्स को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, 3 मेजर ग्रुप्स में। पहला है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक। ठीक है, डिपेंड किसके आधार पर है ये? अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड अपीयरेंस, कि वो किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति है और किस तरीके से वो दिखाई देते हैं, उनकी अपीयरेंस है, उसके आधार पर इनको 3 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। दैट इज योर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाइए इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या है? इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके वॉल्केनो से संबंधित है। ठीक है, जो हमारा वॉल्केनो का मैग्मा होता है, ठीक है, उसके कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनता है दैट इज योर इग्नियस रॉक। ठीक है, यानी कि आप इसको वॉल्केनिक रॉक भी बोल सकते हैं। दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर, ये जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। दे डू नॉट अकर इन स्ट्रेटा, यानी कि लेयर्स में नहीं पाए जाते हैं, डू नॉट अकर। ठीक, नॉर डू दे कंटेन फॉसिल्स, इनमें फॉसिल्स भी नहीं है। फॉसिल्स क्या होता है? आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनका डेड रिमेन्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो है दे मे बी सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन। ये मिनरल कंपोजिशन के आधार पर इनको हम और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि व्हेन दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, जब इनमें सिलिका जो है वो ज्यादा होता है, सिलिका मतलब सैंड। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एसिड, दे मे बी सेड टू बी एसिड। ठीक है, जो एसिड इग्नियस रॉक्स हैं जैसे कि ग्रेनाइट, ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट इज अ इग्नियस रॉक। ठीक है, आर लेस डेंस एंड आर लाइटर इन कलर। ठीक है, तो ये उस समय क्या होगा जिस समय ये एसिडिक है, यानी कि जिस समय इनका सिलिका ज्यादा है तो ये डेंस कम होंगे, यानी कि इनकी डेंसिटी कम होगी और इनका कलर जो है वो भी लाइट होगा। ठीक है, किससे कंपेयर टू द बेसिक रॉक्स? बेसिक रॉक्स मतलब क्या है कि जिसमें आपका ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये चीजें ज्यादा होंगी। और जस्ट इसका उल्टा होगा कि इसकी डेंसिटी कम थी तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। दे आर डेंसर, और कलर भी इनका जस्ट इसका अपोजिट होगा, दैट इज डार्कर इन कलर। ठीक है, अगर ओरिजिन की हम बात करें, ये तो हमने बात करी मिनरल के आधार पर कि जो मिनरल कंपोजिशन है उसके आधार पर। अगर हम लोग ओरिजिन के आधार पर यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करते हैं तो इग्नियस रॉक्स के 2 क्लासेस और हैं। ठीक है, देखिए पहला है प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स क्या होता है कि दीज आर द इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड एट सम डेप्थ इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके कुछ नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी है ये वॉल्केनिक है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। और वॉल्केनिक क्या है कि जो नीचे से आपका वॉल्केनो जो है वो बाहर निकल के आएगा,
तो उसमें दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रूसिव फॉर्म्स, एक होता है एक्सट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। जिसने वॉल्केनिज्म का चैप्टर पढ़ा है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11, मैं फिर से कहूंगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ के आइए, उस कोर्स को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप उसको एक बार फॉलो करेंगे तो फिर आपको ये कोर्स जो है काफी ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है ना। इसको आप एक बार जाके वहां पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो जो डेप्थ में बनते हैं यानी कि जो आपके सरफेस से नीचे बन रहे हैं, दे आर नोन एज योर इंट्रूसिव फॉर्म्स, उनको बोला जाता है इंट्रूसिव फॉर्म्स, ठीक है। जिसे यहां पर लिखा गया है कि दे हैव कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड स्लोली सो दैट लार्ज इजीली रिकॉग्नाइज्ड क्रिस्टल्स हैव बीन एबल टू फॉर्म। पहली बात तो ये कि क्रिस्टलाइन तो ये होते ही हैं, और यहां पर क्या हो रहा है कि ये कूल और स्लोली सॉलिडिफाइड जो है, ठीक है, यानी कि ठंडे हो रहे हैं और सॉलिडिफाइड जो हो रहे हैं वो धीमे धीमे हो रहे हैं, स्लोली हो रहे हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बड़े क्रिस्टल्स हैं, लार्ज क्रिस्टल्स हैं और इजीली रिकॉग्नाइज्ड क्रिस्टल्स हैं, ठीक। दीज इंट्रूसिव रॉक्स, देखिए लिखा गया है इंट्रूसिव, मैं आपको बता रहा हूं कि जो अंदर बन रहे हैं, जो बीनीथ द सरफेस बन रहे हैं, दे आर इंट्रूसिव, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है ग्रेनाइट, डियोराइट एंड गैब्रो, दे आर एक्सपोज टू द सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिन्यूडेशन एंड इरोजन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये सरफेस के अंदर है, तो जब तक सरफेस का डिन्यूडेशन या इरोजन नहीं होगा ये दिखाई नहीं देंगे, ये एक्सपोज्ड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जितने भी होते हैं वोल्केनो से बनने वाले, वो सारे के सारे सरफेस के नीचे होते हैं, बीनीथ द सरफेस, और जब तक सरफेस के ऊपर इरोजन या डिन्यूडेशन नहीं होगा वो एक्सपोज सरफेस को नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, दैट इज योर वोल्केनिक रॉक्स। ये भी इसी का टाइप है, प्रकार है। दीज आर मॉल्टन रॉक्स poured out of volcanoes as lavas, जो वॉल्केनो से बाहर लावा निकलता है वो, they solidify rapidly on the earth's surface and crystals are small, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है कि सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो रहा है, रैपिड हो रहा है, और इसकी वजह से क्या है कि जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो छोटे बन रहे हैं। और सॉलिडिफिकेशन कहां पर हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस पर आ रहे हैं तो सरफेस पर हो रहा है, ठीक। अब ग्रेनाइट जो है हमारा, जैसे हमने बात करी कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दिस इज द बसाल्ट इज अ कॉमन वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक। ये एक्सट्रूसिव रॉक का जो मेन कॉमन है दैट इज योर बसाल्ट, ठीक है। एंड फॉर्म्स लावा फ्लोज, लावा शीट्स एंड लावा प्लेट्यूज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया है दोज ऑफ एंथ्रिम इन नॉर्दर्न आयरलैंड। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है वो, जो प्रायद्वीपीय पठार है वो, द कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू इन यूएसए। सम काइंड्स ऑफ बसाल्ट सॉलिडिफाई इन अ वेरी पिक्यूलर मैनर टू फॉर्म लॉन्ग पॉलीगनल कॉलम्स, ठीक है। कुछ बसाल्ट इस तरीके के होते हैं जो काफी एक अलग तरीके से, एक पिक्यूलर फॉर्म में, जिनका क्या होता है सॉलिडिफिकेशन होता है पॉलीगनल कॉलम्स के रूप में, ठीक है। जो पॉलीगन होता है यानी कि हैविंग मोर देन 4-5 साइड से ज्यादा जिसमें होती हैं, ठीक है। अ वेल नोन एग्जांपल इज द कॉलमनार बसाल्ट ऑफ द जायंट्स कॉजवे इन एंट्रिम, ठीक। सम ऑफ द मॉल्टन लावा में पुश इट्स वे इनटू द सरफेस थ्रू क्लेफ्ट्स एंड पैसेजेस, solidifying as vertical dikes or horizontal sills. Their origin and occurrence will be discussed in greater detail in chapter 3, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 को जिसने पढ़ा है वो ये वर्ड्स बहुत अच्छे से जानता है कि डाइक्स क्या होते हैं, सिल्स क्या होते हैं। दीज आर द लैंडफॉर्म्स, ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर 3 में इंक्लूडेड है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जहां पर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत बात करनी है, ठीक है। यहां पर ये लिखा गया है कि मोस्ट इग्नियस रॉक्स जो है वो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, एंड रेजिस्टेंट होते हैं, इसी वजह से रेजिस्टेंट होते हैं। एंड फॉर दिस रीजन दे आर क्वेरीड फॉर रोड मेकिंग एंड पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रेव स्टोन्स, ठीक है। इनको रोड मेकिंग के लिए यानी कि सड़क बनाने के लिए इनका काम किया जाता है, इनको यूज में लाया जाता है, एंड दे आर पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रेव स्टोन्स में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट आपको पता है कि आपके घरों में जो किचन वगैरह में जो स्लैब लगा होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जिसके घर में इस तरह की किचन वगैरह है जहां पर स्लैब वगैरह लगा होता है पत्थर का, वो जो पत्थर होता है दैट स्टोन इज योर ग्रेनाइट, ठीक है। और ग्रेनाइट आप लोगों को वहां से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना ज्यादा हार्ड या रेजिस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए जो सेकेंड टाइप ऑफ रॉक है दैट इज योर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है, सेडिमेंट। Sedimentary rocks are formed from sediment accumulated over long periods usually under water, यानी कि जो sediments accumulate होते हैं, इकट्ठा होते हैं लंबे समय तक, उनसे ये बनते हैं, ठीक है। They are distinguished from the other rock types in their characteristic layer formation and are termed stratified rocks, यानी कि इनमें क्या होता है, स्ट्रेटा होता है, लेयर्स होती हैं, ठीक है। The strata may vary in thickness from a few inches to many feet, जो लेयर्स होती हैं
उनकी थिकनेस बराबर नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, फ्यू इंचेस भी हो सकती है या बहुत मैनी फीट तक भी हो सकती है। द रॉक्स मे बी कोर्स और फाइन ग्रेन्ड, ठीक है, जो रॉक्स है वो कोर्स भी हो सकते हैं और फाइन ग्रेन्ड भी हो सकते हैं, उनका जो ग्रेन्स का साइज है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। द मटेरियल्स दैट फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स मे बी ब्रॉट बाय स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, विंड्स और इवन एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट कैसे होंगे, एक्यूमुलेट तब होंगे जब सेडिमेंट्स कहीं से आएंगे और एक जगह पे इकट्ठा होंगे, ठीक है, और उनको लेके कौन आएगा, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, विंड्स या फिर एनिमल्स भी ला सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, आप इसके बीच का डिफरेंस जो है वो साथ के साथ चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे इग्नियस रॉक्स में हमने बात की कि वो क्रिस्टलाइन होते हैं, वहां पर स्ट्रेटा या लेयर फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पर देखिए जस्ट अपोजिट है कि लेयर फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेयर्स की थिकनेस वेरी कर रही है, नॉन क्रिस्टलाइन ये है, ठीक है। और उनमें क्या था, फॉसिल नहीं होता है, यहां पर फॉसिल भी है। दे ऑफन कंटेन फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर दस द मोस्ट वेरिड इन देयर फॉर्मेशन ऑफ ऑल रॉक्स, ठीक है, सबसे ज्यादा वेरिएशंस इसमें पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनकी एज के हिसाब से, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स फॉर्म ड्यूरिंग द सेम पीरियड आर ग्रुप्ड टुगेदर, और एक समय पे बने हुए जितने भी रॉक होते हैं उनको हम एक ही साथ ग्रुप करते हैं, ठीक है। इट इज मोर यूजफुल टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स। तो इससे क्या फायदा होता है कि हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है, जो वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे क्या लिखा गया है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनको भी 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड कंपोजिशन, ठीक। सबसे पहला है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होते हैं, दीज रॉक्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स derived from other rocks which have been cemented together, ठीक है, कि जो सेडिमेंट्स हमारे दूसरे रॉक्स के जो सेडिमेंट्स हैं उनके इकट्ठा होने से ये बनता है, ठीक है। सीमेंटेड टुगेदर मतलब है कि दे आर नाउ जॉइंट टुगेदर। जैसे कि सैंडस्टोन्स की बात कर लें तो सैंडस्टोन्स आर प्रोबेबली द मोस्ट फेमिलियर सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर मेड फ्रॉम सैंड ग्रेन्स, ऑफन क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेनाइट्स, ठीक है, जो ग्रेनाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं उससे मिलके बनता है। देयर टेक्सचर, कंपोजिशन एंड कलर में वेरी ट्रिमेंडसली, इनका जो टेक्सचर है, जो कंपोजिशन है, जो कलर है, वो बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। मेनी टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन्स हैव बीन क्वेरीड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस और फॉर मेकिंग ग्राइंड स्टोन्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के सैंडस्टोन्स जो है वो अलग अलग टाइप के सैंडस्टोन जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि एक तरीके का सैंडस्टोन नहीं होता है। अ कोर्सर टाइप ऑफ सैंडस्टोन जो है, यानी कि जो कोर्स होता है, यानी कि जिसके आप कह सकते हैं ग्रेन का साइज बड़ा होता है, उसको बोला जाता है ग्रिट, ठीक है। When larger pebbles are firmly cemented to form a rock, it is called conglomerate when the pebbles are rounded, ठीक है। जब आपके जो पेबल्स हैं, जो लार्ज साइज ऑफ पेबल्स हैं, जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, दे आर सीमेंटेड टू फॉर्म अ रॉक, तो उनको बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। कब बोला जाता है, जब पेबल्स राउंडेड होते हैं तब। और बोला जाता है ब्रेसिया व्हेन द फ्रेगमेंट्स आर एंगुलर, जब जो फ्रेगमेंट्स है वो एंगुलर होते हैं तो उनको ब्रेसिया बोला जाता है। जब पेबल्स राउंडेड होते हैं तो उनको कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है, ठीक। The finer sedimentary materials form clay, widely used for brick making, shell और mudstone, ठीक है। जो फाइनर होते हैं उनका यूज इसलिए किया जाता है। जो सैंड और ग्रेवल है, दे मे अकर इन अनसीमेंटेड फॉर्म, ये इस तरीके के होते हैं जो सीमेंटेड फॉर्म या जॉइंट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, अनसीमेंटेड फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था पहला, दैट इज मैकेनिकली फॉर्म्ड। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, दैट इज योर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। These rocks are formed from the remains of living organisms such as corals और shellfish। इनका क्या होता है, जो फ्लैशी पार्ट है वो तो डिकम्पोज हो चुका है, जो इनका हार्ड शेल है वो बच जाता है, ठीक है, उससे ये स्टोन बनता है। द मोस्ट कॉमन रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर ऑफ कैल्केरियस टाइप, ठीक है। दे इंक्लूड लाइमस्टोन एंड चॉक। कैल्केरियस का मतलब है जिसमें कैल्शियम वगैरह जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम। The carbonaceous rocks are also organically formed but from vegetative matter, जैसे कि swamps and forest, वहां से क्या बनता है, carbonaceous, यानी कि इसमें क्या होगा, कार्बन ज्यादा होगा, ठीक। The pressure of overlying sediments has compressed the plant's remains into compact masses of carbon which eventually become peat, lignite और coal, all of which bear great economic value, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं फॉरेस्ट और स्वाम्प रीजन्स में, वहां पर जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो ओवरलाइंग सेडिमेंट्स है वो इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये पीट, लिग्नाइट या कोल वगैरह जो है, यानी कि जो बेटर क्वालिटी का कोल है, जो पीट और लिग्नाइट तो आपके काफी लो क्वालिटी के कोल माने जाते हैं,
ठीक है ना, वो बनते हैं। और ये सभी के सभी क्या है, दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि जो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद तीसरे टाइप के जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो हम जान लेते हैं, दैट इज योर केमिकली फॉर्म्ड। सच रॉक्स आर प्रेसिपिटेटेड केमिकली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ वन काइंड और अनदर, ठीक है। जो सॉल्यूशंस ऑफ वन काइंड, किसी एक प्रकार के सॉल्यूशंस या अलग प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं उनसे ये बनते हैं। जैसे कि रॉक सॉल्ट्स है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेटा विच वंस फॉर्म द बेड्स ऑफ सीज और लेक्स, ठीक। जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट लेक्स सच एज द डेड सी। डेड सी में हमें पता है कि उसकी सैलिनिटी जो है वो काफी ज्यादा है, तो वहां से जो इवेपोरेशन होता है, क्योंकि पानी इवेपोरेट करेगा तो बाकी जो नीचे सॉल्ट है वो रह जाएगा वैसे ही, तो उससे हमारा क्या बनता है, जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और इसी सिमिलर तरीकों से हमारा जो पोटैश और नाइट्रेट्स है वो भी बनता है। और यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जितने भी नेम्स ऑफ रॉक्स दिए गए हैं वो आप साथ के साथ याद रखते जाइएगा। जैसे जिप्सम दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम क्या है, जिप्सम इज अ सेडिमेंट्री रॉक, और किस टाइप का है अगर क्लासिफाई करें तो केमिकली फॉर्म्ड। सिमिलरली पोटैश, सिमिलरली नाइट्रेट्स, ठीक है। इस चीज को आप इस तरीके से भी नोट डाउन करते रहिएगा। इसके बाद जो तीसरे टाइप का रॉक है दैट इज योर मेटामॉर्फिक रॉक। ऑल रॉक्स वेदर इग्नियस और सेडिमेंट्री मे बिकम मेटामॉर्फिक और चेंज रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, ठीक है। यानी कि कोई भी रॉक, चाहे वो इग्नियस है चाहे वो सेडिमेंट्री है, वो मेटामॉर्फिक बन सकता है। एक इसमें प्रोसेस होती है, ठीक है, या एक फिनोमेना होता है जिसमें आपका हीट और प्रेशर की हेल्प से कोई भी रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक बन सकता है, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ऐसा होता है। देयर ओरिजिनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस मे बी ग्रेटली ऑल्टर्ड बाय सच फोर्सेस, ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इंटेंस अर्थ मूवमेंट्स। इन दिस मैनर क्ले मे बी मेटामॉर्फ्ड इनटू स्लेट, ठीक है। क्ले के ऊपर अगर इंटेंस हीट और प्रेशर पड़ती है तो वो स्लेट बन सकती है। लाइमस्टोन के ऊपर पड़ेगा तो वो मार्बल बन सकता है। सैंडस्टोन के ऊपर पड़ेगा तो वो क्वार्ट्जाइट बन सकता है। ग्रेनाइट के ऊपर बनेगा तो वो नीज बन सकता है। शेल के ऊपर बनेगा तो स्किस्ट बन सकता है, और कोल के ऊपर बनेगा तो वो ग्रेफाइट बन सकता है। तो आप यहां से ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं, ये जो कलर्ड में दिए गए हैं, ठीक है। मैं इनको आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूं, जैसे कि स्लेट और मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नीज, स्किस्ट एंड ग्रेफाइट, ये सारे के सारे क्या है जो मैंने यहां पर हाईलाइट किए हैं, दे आर ऑल यार मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और मेटामॉर्फिज्म की जो प्रोसेस है उसमें यही चीज होती है कि ग्रेट हीट और प्रेशर की हेल्प से क्या होता है कि कोई भी टाइप का रॉक है, चाहे वो इग्नियस है चाहे वो सेडिमेंट्री है, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। और इसी से पूरी की पूरी एक रॉक साइकिल जो है वो चलती है, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा कोर्स है, आप लोग जाके उसको प्लीज जरूर देखिए, ठीक है। उस कोर्स को आप लोग एनरोल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि हमने मिनरल्स और रॉक्स का पूरा एक चैप्टर वहां पर है, और वहां पर एक सारी की सारी जो बातें हैं वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस की है, ठीक है, कि किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बनते हैं, मेटामॉर्फिज्म की पूरी प्रोसेस क्या है, पूरी की पूरी रॉक साइकिल को हम लोगों ने वहां पर जो है वो समझा हुआ है। तो जाके आप वहां से भी इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आज इसको इतना ही रखते हैं। इसका जो बाकी का पार्ट है वो अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर करते रहिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। बाकी अपने क्वेरीज वगैरह कुछ भी हैं, कोई डाउट्स वगैरह है तो जरूर पूछेगा, ठीक है। और हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कुछ भी चीज़ बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। और बाकी मैं फिर से कहूँगा कि फुल कोर्स में आप लोग एनरोल कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स, क्विजेज वगैरह भी मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। कोर्स का रेट काफ़ी कम है अभी, उसमें आप जितनी जल्दी एनरोल कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कभी भी कोर्स से संबंधित या किसी भी बात से संबंधित अगर कोई और समस्या आती है तो उसके लिए आपको मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, दैट इज 9498086380, ठीक है। इस नंबर पर भी आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी जो है, अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।